सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे गाइज, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो गाइज आज मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट लेक्चर लेके आया हूँ सिंथेसिस का। और सिंथेसिस में आज हम सिंपल सेंटेंसेस तो ख़त्म करने ही वाले हैं, लेकिन नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो भी आज ही स्टार्ट करने वाले हैं इसी लेक्चर के साथ। तो गाइज स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। और मुझे बताना प्लीज़ कल वाला सरप्राइज़ कैसा लगा आप लोगों को, क्योंकि उस समय जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था उसी समय पर मुझे एकदम से याद आया कि यार भी हमारा लेक्चर जो है प्रीमियर हो रहा है, तो उसका भी हम लोगों ने कुछ थोड़ा सा देखा था लास्ट लेक्चर के अंदर। तो आप लोगों का जिस तरीके से प्यार मिल रहा है, 100 की आर्मी हमारी कंप्लीट हो रही है और बस यही कंप्लीट आर्मी मुझे लास्ट तक चाहिए। तो आप सभी लोग जो 100 स्टूडेंट्स हैं, 100+ स्टूडेंट्स हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इसी तरीके से आगे के जो लेक्चर्स हैं उसमें भी जुड़े रहिए। सो लेट्स बिगिन। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो आज का लेक्चर हमारा होने वाला है सबसे पहले एडजेक्टिव्स को लेकर के, कि किस तरीके से एडजेक्टिव्स का प्रयोग करके या क्रिया विशेषण का प्रयोग करके, एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, विशेषण। तो किस प्रकार से विशेषण का प्रयोग करके हम सिंथेसिस कर सकते हैं या दो वाक्यों को जोड़ करके सिंपल सेंटेंस बनाया जा सकता है। जब दोनों वाक्यों में किसी एक वाक्य में ऐसे विशेषण का प्रयोग किया गया है जो दूसरे वाक्य में किसी संज्ञा की विशेषता प्रकट करता है, तो उस विशेषण को मुख्य वाक्य में नाउन के पास रखकर सिंपल सेंटेंस को बनाते हैं। तो मेन बात हमें यहां पर यह ध्यान रखनी है कि एक सेंटेंस के अंदर आ गया हैंडसम और एक में आ गया बॉय। तो ये बॉय क्या है, ये बॉय हमारा नाउन है। हैंडसम क्या है, तो ये हैंडसम हमारा एडजेक्टिव है। तो जब हम इन दोनों सेंटेंसेस को मिला करके जब एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो हमें बनाना है हैंडसम बॉय। यानी कि ये जो दूसरे वाक्य में लिखा हुआ हैंडसम है, इसे इस बॉय के पास में रख देना है। यानी कि मुख्य वाक्य में नाउन के पास रखकर सिंपल सेंटेंस को बनाते हैं। आगे के जो आपको उदाहरण दिखेंगे उनमें विशेषण है ब्लाइंड या लेम या फिर नोटोरियस। इनको क्रमशः बॉय, मैन और थीफ के पास रखकर सिंपल सेंटेंस बनाया गया है, जैसे कि आप नीचे एग्जांपल में देख पाएंगे। अ बॉय कम टू माय ऑफिस, द बॉय वॉज ब्लाइंड। तो क्या बना है यहाँ पे, एक लड़का जो है वो मेरे ऑफिस आया और वह लड़का कैसा था, ब्लाइंड था, अंधा था, ठीक है, देख नहीं सकता था। तो क्या मैं इस लड़के का विशेषण ब्लाइंड मान सकता हूं कि नहीं मान सकता, कि भाई लड़का कैसा था, ब्लाइंड था, अंधा था, देख नहीं सकता था। ऐसी स्थिति में मैंने क्या किया, ब्लाइंड को पकड़ लिया कि भैया ये मेरा एडजेक्टिव है और ये किस संज्ञा की विशेषता बता रहा है, तो ये बॉय की विशेषता बता रहा है। नाउन क्या है मेरा, बॉय मेरा नाउन है। तो इस संज्ञा की विशेषता बताने वाला ये शब्द है। तो जब पूर्ण वाक्य बनाया तो मैंने क्या बना लिया, अ ब्लाइंड बॉय, एक अंधा लड़का। क्या बना लिया गाइस यहाँ पे मैंने, अ ब्लाइंड बॉय, एक अंधा लड़का मैंने यहां बना लिया। और उसके बाद में इस वाक्य को एज इट इज ले लिया, केम टू माई ऑफिस। यानी एक ऐसा लड़का जो देख नहीं सकता था वह मेरे ऑफिस आया। सेकंड सेंटेंस देखते हैं, राम गेव अ रुपी टू अ मैन। तो राम ने एक आदमी को 1 रुपया दिया। तो देने वाला कौन है, यहां पे राम है। द मैन वॉज लेम, और वह व्यक्ति कैसा था, लेम था। तो अब यहां पर मेरा क्या आंसर बना कि अब ये जो लेम है ये मेरा क्या है, बोलते चलो भाई, लेम क्या है और अ मैन क्या है, बताइए फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए मुझे कि लेम शब्द किसको दर्शा रहा है और अ मैन शब्द किसको दर्शा रहा है। फटाफट से कमेंट बॉक्स में, लाइव चैट में कोई नहीं लिखेगा, सभी लोग जाकर के सीधा कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि अ मैन किस कैटेगरी का है। तो अ मैन मेरा नाउन है। क्या है, अ मैन मेरा नाउन है। और लेम क्या है, लेम मेरा एडजेक्टिव है। बोलो क्या है, लेम मेरा एडजेक्टिव है। तो अब क्या करना है, मुझे उसके पास में रखना है। देखो मैंने यहां क्या बनाया, अ लेम मैन। तो ये मैन जो है ये मैन लेम था, राम लेम नहीं था। तो राम गेव अ रुपी टू, ये मेरा सेंटेंस एज इट इज यहां कॉपी हो गया कि राम ने 1 रुपया दिया एक लैम मैन को।
ठीक है, इस तरीके से मैं इस सेंटेंस को आराम से बना सकता हूं। अगला देखिए, द पुलिस कॉट अ थीफ, द थीफ वॉज नोटोरियस। तो यहां पर किसे पकड़ा गया है और कौन नोटोरियस है उस बारे में अगर बात करें तो सीधे तौर पर अभी अभी यहां हमने देखा कि अ थीफ, क्योंकि अगला परिचय किसका है, विशेषण किसका बताया जा रहा है, थीफ का विशेषण बताया जा रहा है कि वो नोटोरियस है। तो यहां पर क्या बन जाएगा, अ नोटोरियस थीफ, सीधा ऐसा बना लूंगा, अ नोटोरियस थीफ मैंने बनाया और उसके बाद द पुलिस कॉट, द पुलिस कॉट को मैं एज इट इज यहां पर कॉपी पेस्ट कर लूंगा, द पुलिस कॉट अ नोटोरियस थीफ। इस तरीके से मैं एडजेक्टिव का प्रयोग करते हुए जब ये वाक्य और ये वाक्य तीनों ही वाक्य पूर्व वाक्य की किसी संज्ञा की विशेषता बता रहे हो, किसी नाउन को क्वालिफाई कर रहे हो, किसी नाउन के बारे में बता रहे हो कि भाई वो नाउन कैसा है या वह संज्ञा जिसके बारे में है वह व्यक्ति कैसा है, तो उस व्यक्ति का जो विशेषण है उस विशेषण के लिए पूरा एक वाक्य क्यों लिखूं, एक शब्द में उस विशेषण को उस व्यक्ति के नाम के आगे ही रख दूंगा तो हैंड टू हैंड पता चल जाएगा कि भैया यह इसका विशेषण है। अब बॉय केम टू सी मी, एक लड़का मुझसे मिलने आया, द बॉय वॉज वेरी हैंडसम, वह लड़का बहुत ही हैंडसम था, तो मैं सीधा बोल दूंगा ना, अ हैंडसम बॉय केम टू मीट मी, एक हैंडसम लड़का मुझसे मिलने आया। सीधे तौर पर भी कहूंगा तो भी मेरा विशेषण पता चल जाएगा कि विशेषण यहां पर क्या है। नेक्स्ट देखिए, इसके अंदर गाइस आपकी एक्सरसाइज आ गई है, क्या बात है, आज तो भी लेक्चर स्टार्ट हुआ है, लेक्चर स्टार्ट होते ही हमें एक्सरसाइज मिल गई विदिन 5 मिनट्स। तो इसका मतलब ये है कि भैया एक्सरसाइज स्टार्टिंग में मिल गई तो 100 स्टूडेंट्स के जो कमेंट्स हैं वो तो आज लेक्चर खत्म होने से पहले ही हो जाएंगे। इस हिसाब से तो लेक्चर पूरा होगा उससे पहले पहले हमारे 100 स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ चुके होंगे। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सॉल्व कीजिए। आपको सिंपल सेंटेंसेस बनाना है एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हुए। टैगोर वॉज अ बंगाली, ही वॉज अ ग्रेट पोइट। मन तो हो रहा है करने का कुछ बदमाशी, वैसे करनी नहीं चाहिए, गलत बात है, लेकिन फिर भी कभी कभी बदमाशी कर लेना ठीक होता है ना। कभी कभी थोड़ी थोड़ी शैतानी तो कर ही सकते हैं, ज्यादा शैतानी तो नहीं करेंगे। समझ में आ गया होगा अब तो करना क्या है, सीधा ले जाके धम। आगे, अ ग्रेट पोएट टैगोर वॉज अ बंगाली, सीधा बन गया मेरा सेंटेंस। ठीक है, तो अगला बाकी के जो 5 है, बाकी के जो 4 बचे हैं वो आप लोगों को सॉल्व करने, मैं नहीं करूंगा। चलिए, कंजक्शन एंड का प्रयोग करके, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सरल है। सिंथेसिस में अगर आपको किसी नियम से किसी रूल से अगर प्यार हो सकता है, आपको ऐसा लगता है कि हाय मतलब सारे नियम ऐसे क्यों नहीं है, इतना शानदार इतना लाजवाब नियम लास्ट में क्यों आया है, तो सबसे लाजवाब नियम है, सबसे शानदार नियम है कंजक्शन, यानी कि संयोजक का इस्तेमाल करना है। और वो संयोजक कौन सा इस्तेमाल में लाना है, एंड नाम का जो संयोजक है, जो कंजक्शन है, उसका प्रयोग करके हमें सिंपल सेंटेंस बनाना है। आई वॉन्ट टू बाय अ पेन, मैं एक पेन खरीदना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू बाय अ पेंसिल ऑल्सो, मैं एक पेंसिल भी खरीदना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू बाय अ पेन एंड अ पेंसिल, तो मैं एक पेन और पेंसिल खरीदना चाहता हूं। मैं एक पेन खरीदना चाहता हूं, मैं एक पेंसिल खरीदना भी चाहता हूं, तो मैं एक पेन और पेंसिल खरीदना चाहता हूं। सिंपल सी बात, एंड का प्रयोग करके जो जितना पार्ट हमारा कॉमन है, जितना पार्ट हमारा कॉमन है, उस कॉमन पार्ट को हम लोग क्या करते हैं, एक बार लिख लेते हैं। आई वॉन्ट टू बाय अ पेन, आई वॉन्ट टू बाय अ पेंसिल ऑल्सो, तो यहां पर हमारा क्या बन गया, यहां पर गाइस 2 आ जाएगा। आई वॉन्ट टू बाय अ पेन, आई वॉन्ट टू बाय अ पेंसिल ऑल्सो, आई वॉन्ट टू बाय अ पेन एंड अ पेंसिल, इस तरीके से यहां पर काम हो जाएगा। राम वेंट टू कानपुर, ठीक है भैया, राम जो है वो गया, कहां गया, कानपुर। मोहन वेंट विथ राम, तो भैया यहां पर मोहन जो है वो भी राम के साथ जा रहा है, तो सीधी तौर पर बात क्या हो गई कि राम एंड मोहन वेंट टू कानपुर, सीधा वाक्य बन गया। तो जहां पर भी 2 लोग एक ही कार्य को कर रहे हो या एक ही कार्य 2 लोगों के द्वारा किया जा रहा हो, तो उन दोनों में जो चीज कॉमन है उसे कॉमन रख लेंगे और बाकी 2 चीजें जो अलग अलग हैं उन्हें एंड से जोड़ देंगे। ठीक है, जैसे कि आई एम, मैं इसको मतलब थोड़ा सा एलिब्रेट कर सकता हूं, लेकिन थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ये अभी तो बहुत सरल लग रहा है, मेरे एलिब्रेट करने के बाद या व्याख्या करने के बाद कठिन ना हो जाए। 2 बार क्या होता है, सब्जेक्ट जुड़ जाते हैं।
कई बार क्या होता है, दो सब्जेक्ट आपस में जुड़ जाते हैं, जैसे कि राम इज वॉचिंग टीवी, मोहन इज वॉचिंग टीवी, दोनों को जोड़ के बनाया तो क्या बनाया, राम एंड मोहन आर वॉचिंग टीवी। अब यहाँ पर राम एंड मोहन अलग अलग था तो दोनों को एंड से जोड़ लिया, वॉचिंग टीवी जो है उसको वॉचिंग टीवी रहने दिया, और हमारा जो अब सब्जेक्ट है वो प्लूरल हो गया तो वर्ब हमने प्लूरल के अकॉर्डिंग लगा ली। एक व्यवस्था तो ये है। दूसरी व्यवस्था क्या है, वर्ब से वर्ब जोड़ लेते हैं, ठीक है। जैसे कि राम इज वॉचिंग टीवी, राम इज ईटिंग फूड। अब यहां पे राम कॉमन है, कॉमन कौन हो गया, राम हो गया। तो अब यहां पर काम दो अलग अलग हो गए, पहला क्या, राम इज वॉचिंग टीवी, और दूसरा राम इज ईटिंग फूड। तो राम इज वॉचिंग टीवी एंड ईटिंग फूड। तो अब यहां पे क्या है, ईटिंग फूड और वॉचिंग टीवी दो चीजें अलग अलग थी, मैंने एंड से इन दोनों को जोड़ लिया। तो इस तरीके से जोड़ना भी हो सकता है। कई बार क्या होता है, ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट भी जुड़ जाता है, ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट भी जुड़ जाता है। ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट कैसे जुड़ेगा वो भी एक बार समझ लो थोड़ा सा, कि ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट जोड़ने के लिए हमें सीधा सा काम क्या करना होगा कि आई एम ईटिंग अ पिज्जा और आई एम ईटिंग अ सैंडविच। तो दोनों वाक्य में आई जो है वो कॉमन है, ईटिंग जो है वो कॉमन है, लेकिन एक वाक्य में आ गया पिज्जा और एक वाक्य में आ गया सैंडविच। तो अब बताओ आपके हिसाब से मेरे इस लास्ट वाले सेंटेंस का आंसर क्या होगा। आई एम ईटिंग पिज्जा एंड आई एम ईटिंग सैंडविच। चलो इन दोनों को एंड की सहायता से जोड़ो। चलिए इन दोनों को आपको जोड़ना है और जोड़ करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है और बताना कि ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। और अगर आपको सच में ये चीज समझ में आई है ना, तो नंबर 1 और नंबर 2 का भी एक एक एग्जाम्पल दे दीजिए मुझे। अगर मेरे बोलने मात्र से समझ में आ गई ना, तो मैं मानता हूं कि मेरे विद्यार्थी लाजवाब है, शानदार है, आउटस्टैंडिंग है, अद्वितीय है, यूनिक है। कारण कि मैंने केवल रूल बोला है, बोर्ड पे कुछ है नहीं, लिखा कुछ है नहीं, केवल मुख जबानी समझाया। अगर आप बोलने मात्र से भी समझ गए हैं तो आप फर्स्ट और सेकंड एग्जाम्पल जो है उसका रूल का कोई भी एक एक एग्जाम्पल जो मैंने बोला उसके अलावा आप एक एक एग्जाम्पल लिखकर मुझे बता सकते हैं कि सर ना केवल ये वाला बल्कि फर्स्ट एंड सेकंड वाला भी समझ में आ गया है। सो लेट्स आगे मूव करते हैं, अपना आगे का टॉपिक देखते हैं। आज मैंने भी आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में ही कहा था कि फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, यानी कि सिंपल सेंटेंसेस के बाद आज हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है उसे भी आज हम देखने वाले हैं। उसकी शुरुआत आज हम करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, एक आध रूल पढ़ेंगे ताकि सिंपल के साथ में हम लोग थोड़ा सा कंपेयर करके देख सके, थोड़ा सा तुलनात्मक रूप से समझ सके कि भैया कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस जो है वो कंपाउंड सिंपल सेंटेंसेस से किस तरीके से थोड़े अलग होते हैं, ठीक है, या उसमें किस तरीके के नियमों का प्रयोग होता है। अब तक हमने जो नियम लगाए हैं उससे अलग नियम लगते हैं कि वैसे ही नियम लगते हैं कि इसमें क्या होता है। तो थोड़ा सा ये मान लीजिए कि परिचय के तौर पर आज इसे पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में आज इसे हम डिस्कस नहीं करेंगे। हालांकि टॉपिक भी छोटा ही है, इसका चाहे परिचय पढ़ो चाहे इसको डिटेल में पढ़ो, ये होना जल्दी खत्म है, ठीक है। यानी कि जो हमने सिंपल सेंटेंस मिला के सिंपल सेंटेंस बनाना सीखा है उतनी भेजामारी नहीं है इसमें, ठीक है, उतना आपको लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। इसके अंदर 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। तो सीधी सी बात है, 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर सिंपल सेंटेंस बनाना, ये हम देख चुके। अब 2 या 2 से अधिक सेंटेंसेस को मिलाकर हम कैसा बनाने वाले हैं, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाया जाता है इसे सीखेंगे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज तथा शेष एक या अधिक जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज, आश्रित उपवाक्य, और प्रिंसिपल क्लॉज को आप कह सकते हैं स्वाश्रित। कई सारे बच्चों को हिंदी चाहिए होती है। स्वाश्रित वाक्य होता है, उपवाक्य भी नहीं होता है यहाँ पे, स्वाश्रित वाक्य होता है। एक ऐसा वाक्य जो बिना किसी अन्य वाक्य के आधार पे भी या किसी अन्य वाक्य पर डिपेंड हुए बिना, उस पर निर्भर हुए बिना अपना जो मूल अर्थ दे सकता है, पूर्ण अर्थ दे सकता है, उसे हम स्वाश्रित वाक्य कहते हैं। आश्रित उपवाक्य वो होते हैं जो पहली बात तो पूरे वाक्य नहीं होते, दूसरी बात कहीं ना कहीं प्रिंसिपल क्लॉज पर निर्भर हो जाते हैं, डिपेंड हो जाते हैं,
अपने अर्थ को देने के लिए, अपना जो भी मीनिंग है उसे रिप्रेजेंट करने के लिए। अभी देखेंगे, एग्जाम्पल के साथ भी देखेंगे, टेंशन मत लो। अभी केवल ये देखना है हमें कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है तथा एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज या आश्रित उपवाक्य होते हैं। इसलिए दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते समय यह आवश्यक है कि दिए हुए सिंपल सेंटेंसेस में से एक को प्रिंसिपल क्लॉज तथा अन्य वाक्यों को सबऑर्डिनेट क्लॉज में बदला जाना चाहिए। यानी कि एक वाक्य जो है उसको तो हम किस में बदल देंगे, प्रिंसिपल क्लॉज में बदल देंगे, तथा अन्य जो वाक्य हैं, अब एक हो चाहे एक से अधिक हो, अन्य वाक्यों को हम क्या करेंगे, यहां पर सबऑर्डिनेट क्लॉज में यहां पर बदल देंगे। इस तरीके से बदल करके हम बहुत आसानी से अपना वाक्य बना सकते हैं। ठीक है, ये हमें यहां पर ध्यान रखना है। तो पहली बात, प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है ये ध्यान रखना है। दूसरा क्या है, सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके अगर हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है तो सिंपल सेंटेंसेस में से एक को प्रिंसिपल क्लॉज बनाएंगे, यानी कि स्वाश्रित या मुख्य वाक्य बनाएंगे, और अन्य वाक्यों को सबऑर्डिनेट क्लॉज में बदल देंगे। चलिए, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज जो हैं जिनमें हमें बदलना है बाकी के वाक्यों को, वो तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, नाउन क्लॉज, कौन कौन से एडजेक्टिव क्लॉज, कौन कौन से एडवर्ब क्लॉज। जिन स्टूडेंट्स के कोर्स में क्लॉजेस लगे हुए हैं वो भी अब जो पार्ट डिस्कस होने वाला है उसे थोड़ा ध्यान से सुने, थोड़ा ध्यान से समझें कि किस तरीके से क्लॉजेस काम करते हैं। तो क्लॉज के बारे में आपको यहाँ बेसिक जानकारी मिलने वाली है। हालांकि क्लॉज को हम अलग से पढ़ेंगे जरूर, लेकिन हाल फिलहाल के लिए हमें जितना क्लॉज चाहिए या जितना नियम की आवश्यकता है हम केवल उतना ही लेंगे, उसमें से पूरा क्लॉज टॉपिक कवर नहीं करेंगे। अतः सिंपल सेंटेंसेस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस निम्न तीन प्रकार से बनाए जाते हैं। रूल नंबर 1, सबसे पहला रूल है नाउन क्लॉज का प्रयोग करके। सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, नाउन क्लॉज का प्रयोग करके हम वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं। तो नाउन क्लॉज का प्रयोग 5 प्रकार से किया जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने प्रकार से किया जा सकता है, 5 प्रकार से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, यू आर अ थीफ, तुम एक चोर हो। इट इज नॉन टू ऑल, ये बात सभी लोगों के द्वारा जानी जाती है, या सब लोग ये बात जानते हैं। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं इस सेंटेंस को छुपा दूं, चलो फटाफट छुप जा, छुप जा, छुप जा, छुप जा, छुप जा, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, छुप जा फटाफट, चलो छुप गया। यहां पर कोई वाक्य नहीं है, ठीक है। अब मुझे बताओ इस वाक्य का कोई मतलब भी है क्या। इट इज नॉन टू ऑल, ये सभी के द्वारा जाना जाता है। क्या क्या जाना जाता है सभी के द्वारा, क्या जान रहे हैं सभी यहां पे तो कुछ है ही नहीं। मैंने क्या कहा था, 2 तरह के वाक्य, कौन कौन से, स्वाश्रित और आश्रित, डिपेंडेंट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज, यही बात हुई थी। अब अगर इसका मतलब समझना है तो हमें वो वाक्य ढूंढना पड़ेगा जिस वाक्य पर यह आश्रित है, जिस वाक्य पर यह वाक्य निर्भर है, उस वाक्य को ढूंढना पड़ेगा जिससे हम इस इट का मतलब समझ पाए कि ये इट है क्या। इट इज नॉन टू ऑल, सभी लोगों के द्वारा ये जाना जाता है। अरे भैया ये क्या है जो जाना जा रहा है सबके द्वारा, हमारे पास तो है ही नहीं ये जो सबके द्वारा जाना जा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे यहां पर क्या था, यू आर अ थीफ, तुम एक चोर हो। अब देखो क्या हुआ, तुम एक चोर हो ये बात सभी के द्वारा जानी जाती है, तुम एक चोर हो ये बात सभी के द्वारा जानी जाती है। अब ये बात सभी के द्वारा या यह सभी के द्वारा जाना जाता है, इसका मतलब समझ में आने लग गया। अच्छा तुम एक चोर हो ये बात सभी के, अच्छा ये बात सबको पता है कि तुम एक चोर हो। अब मैं बार बार तुम एक चोर हो, तुम एक चोर हो तो गलत मत लेना, ठीक है। मैं किसी पर आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, चलो ठीक है, मैं फिर भी चलो खुल करके कहता हूं तुम चोर हो, कोई दिक्कत नहीं, चित चोर हो चित चोर मतलब किसी के मन को मोह लेने वाला, किसी के मन को चुरा लेने वाला, है ना। तो चित चोर हो तुम लोग चलिए मजाक की बात है, तुम कोई चोर नहीं हो, ठीक है, तुम केवल शिक्षार्थी हो, केवल विद्यार्थी हो और कुछ नहीं हो। तो यहाँ पर यू आर अ थीफ जो हमारा सेंटेंस है वो स्वाश्रित सेंटेंस है, यानी कि इस वाक्य को अपना अर्थ दिखाने के लिए किसी पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है।
तुम एक चोर हो अपने आप में एक पूर्ण जानकारी देने वाला वाक्य है। इससे मुझे ये तो पता चला कि ये मेरा प्रिंसिपल क्लॉज है। ये मेरा कौन सा क्लॉज है बोलो? ये मेरा प्रिंसिपल क्लॉज है। और क्योंकि ये वाक्य पूर्णतः इस वाक्य पर निर्भर है, इसलिए ये मेरा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। कैसा है बोलो? ये मेरा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो अब मुझे क्या करना है कि प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को मुझे पहले देखना है, और देखने के बाद सबऑर्डिनेट क्लॉज को तो मैं सबऑर्डिनेट सेंटेंस की तरह बनाऊंगा और प्रिंसिपल सेंटेंस को या प्रिंसिपल क्लॉज को मैं पूरा रख लूंगा। यही तो बात हुई है यहाँ पे। हम तो कुछ नहीं करते भैया, हमें तो अंग्रेजी आती नहीं, हमें जैसा कह दिया जाता है हम चुपचाप प्रेम पूर्वक वैसा कर लेते हैं। एक को प्रिंसिपल क्लॉज तथा अन्य वाक्यों को सबऑर्डिनेट क्लॉज में बदलना चाहिए। ठीक है साहब, हमने प्रिंसिपल क्लॉज ढूंढ लिया, उसको यथावत रख लिया और बाकी को सबऑर्डिनेट क्लॉज में बदलने का काम कर रहे हैं। क्लॉज में बदलने के लिए हम कैसे काम कर रहे हैं? 3 प्रकार के क्लॉज है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज। ठीक है साहब, कॉम्प्लेक्स में बदलने के लिए 3 प्रकार से बनाया जाता है। ठीक है साहब, पहला है नाउन क्लॉज। ठीक है साहब, नाउन क्लॉज 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है साहब, 5 प्रकार में से पहला प्रकार ये है। ठीक है साहब, अभी भी ठीक ही है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, नाउन क्लॉज में हम देख रहे हैं दैट से शुरुआत कर ली। दैट यू आर अ थीफ, ऐसा कि तुम एक चोर हो, इज नॉन टू ऑल। अब देखिए यहां पर मैंने इट जो है उसे हटा दिया, क्योंकि इट जो है इस पूरे वाक्य को दर्शा रहा था। इट किसको दर्शा रहा था? पूरे वाक्य को दर्शा रहा था, तो इसलिए मैंने उसको पूरा हटा दिया और पूरा हटा करके यहां वाक्य लिया, कॉमा लगाया, इज नॉन टू ऑल यहां पर बना लिया। सेकंड देखिए, राम इज अ डल बॉय। डल का मतलब बिल्कुल हमेशा यूं ढीला ढाला रहने वाला। ठीक है, तो बिल्कुल ढीला ढाला ऊर्जा से विहीन व्यक्ति जो है उसको कहा जाएगा डल बॉय। तो राम कैसा है? एक डल बॉय है। ठीक है, एवरी टीचर्स नोज इट। वापस मेरी समस्या इट से है और वापस मैं कुछ गड़बड़ करने वाला हूं। समझ में आ गया होगा क्या करा? एवरीबडी नो, एवरी टीचर नोज इट। प्रत्येक टीचर ये बात जानता है। अरे कौन सी बात? कौन सी बात जानता है? प्रत्येक टीचर ये बात जानता है ना। कौन सी बात है ये बात? तो ये बात कौन सी बात है कि राम इज अ डल बॉय, कि राम कैसा है? एक डल बॉय है। अब राम एक डल बॉय है या ऊर्जा विहीन लड़का है, ये बात अपने आप में पूर्ण अर्थ प्रतिपादित कर रही है, लेकिन इस वाक्य में ये जो इट है इसको इस वाक्य पर निर्भर होना पड़ रहा है। तो बताओ मेरा प्रिंसिपल क्लॉज कौन सा? ये हो गया मेरा प्रिंसिपल क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा? ये मेरा सबऑर्डिनेट क्लॉज, इसको बनाना है। तो एवरी टीचर नोज दैट, प्रत्येक शिक्षक ये बात जानता है कि राम इज अ डल बॉय, राम इज अ डल बॉय। अब जिन जिन के दिमाग में भयंकर रूप से पीड़ा मची हुई है, बहुत ज्यादा दर्द और तकलीफ हो रखी है कि ये दैट कहां से आया और इस दैट का क्या नियम है, इसको कैसे लगाएंगे, इसको कहां लगाना है, कहां नहीं लगाना है, कैसे लगाना है, कैसे नहीं लगाना है, ये बताओ। होंगे 2-4 अब तक तो मेरे को लाइव कमेंट में बता चुके होंगे कि सर ये दैट का तो आपने बताया नहीं। मैं इंतजार कर रहा था भाई, थोड़ा सा प्रतीक्षा कर रहा था। यहां पर देखो मैंने क्या किया और यहां पर क्या हुआ है, तो इसको थोड़ा सा समझो। एवरी टीचर, यहां पर मुझे मेरा सब्जेक्ट मिल गया, सॉरी यहां पर मुझे मेरा सब्जेक्ट क्या मिल गया? एवरी टीचर। तो एवरी टीचर नोज जो है ये मुझे मेरी मेन वर्ब मिल गई। तो मैंने यहां क्या बना लिया? एवरी टीचर नोज दैट। अब ये दैट क्या है? इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए कंजक्शन है। क्या है? इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए कंजक्शन है। राम इज अ डल बॉय, कि राम एक डल लड़का है। यहां पर समस्या क्या थी? यहां पर इट जो है वो दर्शा रहा था इस वाक्य को, इसलिए इट का प्रयोग मैं यहां कर नहीं सकता था। किसका प्रयोग नहीं कर सकता था? इट का प्रयोग यहां कर नहीं सकता था। लेकिन दैट जो कंजक्शन है वो तो मुझे लगाना ही था। तो ये पूरा का पूरा वाक्य वास्तविकता में देखा जाए तो ये सेकंड नंबर पे आना चाहिए था। कैसे आना चाहिए था? सेकंड नंबर पे आना चाहिए था। और इज नोन टू ऑल, ये वाक्य जो है फर्स्ट नंबर पे आना चाहिए था। लेकिन जब मैंने दोनों की पोजीशन बदली, तो देखो जब इसकी पोजीशन में बदलूंगा ना, जब मैं इसे आगे लेकर जाऊंगा, इस वाले वाक्य को अगर मैं इस वाक्य के आगे ले जाना चाहता हूं, तो ये दैट जो है ना, ये दैट ये इस वाक्य के साथ ही आगे जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि दैट यहीं रह जाए और इन दोनों वाक्यों को आगे पीछे कर दो, ऐसा कभी नहीं होता कंस्ट्रक्शन में।
बात समझ में आई? कंजक्शन में ऐसा कभी नहीं होता। अगर मुझे दोनों वाक्य की पोजीशन बदलनी है तो कंजक्शन जो है वो हमेशा कहां रहेगा? प्रिंसिपल क्लॉज के आगे रहेगा। किसके आगे रहेगा? प्रिंसिपल क्लॉज के आगे रहेगा। ये देखो, ये यहां पर दैट, ये यहां पे हमारा प्रिंसिपल क्लॉज, ये दैट, ये यहां हमारा प्रिंसिपल क्लॉज। तो दैट हमेशा प्रिंसिपल क्लॉज के आगे ही रहना चाहिए, चाहे वो वाक्य के प्रारंभ में आए, चाहे वो वाक्य के अंत में आए, इसलिए यहां पर दैट आए। अभी मेरी बात समझ में आई? क्लियर हुआ? अगर यहां पर गलती से अगर ये इट जो है ना ये नहीं होता और इसकी जगह कोई और हमारा सब्जेक्ट होता तो बिल्कुल ऐसे ही बनता, बिल्कुल इसी तरीके से बन जाता और दैट दोनों वाक्यों को जोड़ता हुआ बीच में आ जाता तो आपका मन सहर्ष स्वीकार कर लेता, हाँ हाँ सर दोनों के बीच में आया ना तो कंजक्शन है, वाक्य के शुरुआत में आया है तो कंजक्शन नहीं है। दिमाग तो ऐसे ही काम करता है, क्योंकि दो चीजों को जोड़ना है तो बीच में से ही तो जोड़ेंगे भैया, किसी एक चीज के शुरुआत में जाके थोड़ी जोड़ेंगे, ऐसा नहीं होता। किसी एक वाक्य के शुरुआत में जाकर के भी उसे जोड़ा जा सकता है, तो इसे थोड़ा सहर्ष इसे स्वीकार कीजिए। चलिए अगला देखते हैं। आई टोल्ड यू दैट यस्टरडे यू मस्ट रिलाई ऑन इट। वापस से ये इट यहां आ गया। मैंने तुमसे कल कहा था कि तुम्हें इस पर निर्भर होना है। रिलाई होना का मतलब आप निर्भर हो सकते हो, आश्रित भी हो सकते हो, रिलाई का अर्थ डिपेंड भी हो जाता है कई बार, और भी इस तरह के जो भाव हैं वो रिलाई के लिए आता है। खास करके विश्वास करने के अर्थ में भी आ जाता है कि तुम उस पर विश्वास कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से आ जाता है। आई टोल्ड यू दैट यस्टरडे, मैंने तुमसे कहा था वह कल, यू मस्ट रिलाई ऑन इट, कि तुम्हें इस पर रिलाई होना है। अब देखो कैसे बना रहा है, यू मस्ट रिलाई ऑन वॉट, दैट किस में चेंज हो गया? सीधा सीधा वॉट में चेंज हो गया। वॉट आई टोल्ड यू यस्टरडे, जो मैंने तुमसे कल कहा था। तो देखो वह कहा था और यहां जो कहा था, तो यानी कि जो बात मैंने तुमसे कल कही थी तुम्हें उस पर निर्भर या रिलाय होना ही होगा, तुम्हें उस पर आश्रित होना ही होगा, तुम्हें उस पर निर्भर होना ही होगा। तो वह बात जो कल कही थी, और यहां क्या कह रहा हूं, जो बात कल कही थी, तो एक ही तो बात है कि वह बात जो कल कही थी या जो बात कल कही थी। तो जो बात कल कही थी ये बोलना ज्यादा स्वाभाविक लग रहा है, और जो है उसके लिए हम वॉट का प्रयोग कर लेते हैं कि वह बात या जो बात जो कल कही गई थी, उसके लिए हम यहां पर वॉट का इस्तेमाल करके इन दोनों को जोड़ लेंगे। तो ये था पहला तरीका, ये था दूसरा तरीका, ये था तीसरा तरीका। तो तीन तरीके तो ये हो गए। पहला, जहां पर हम क्या कर रहे हैं, प्रिंसिपल क्लॉज को आगे रखेंगे और सबऑर्डिनेट क्लॉज को पीछे रखेंगे और कंजक्शन सबसे आगे रखेंगे। यानी कि यहां पर स्थिति क्या हो गई, यहां पर पोजीशन हो गई कंजक्शन प्लस प्रिंसिपल क्लॉज प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉज। सेकंड, यहां पर जब हमने वाक्य बनाया तो किस तरीके से बनाया, तो यहां पर वाक्य बनाने में हम लोगों ने बना लिया प्रिंसिपल क्लॉज प्लस दैट प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉज। और जब यहां वाक्य बना रहे हैं तो कैसे बना रहे हैं, तो सबसे पहले यू मस्ट रिलाई ऑन, तो यू मस्ट रिलाई ऑन किस पे, इट। तो यहां पर हमने क्या बनाया, सबऑर्डिनेट क्लॉज प्लस वॉट का प्रयोग कर लिया, और वॉट किसको रिप्लेस कर रहा है, दैट को रिप्लेस कर रहा है, दैट की जगह वॉट आ गया, और उसके बाद में लास्ट में हमने अपना प्रिंसिपल क्लॉज बना लिया। ठीक है, यहां पर हम अपना प्रिंसिपल क्लॉज बना लेंगे। इस तरीके से हमने अपने इन तीनों वाक्यों को बदला है। चलिए, राम हैज फेल्ड द एग्जाम, तो राम जो है परीक्षा में असफल हो चुका है। ठीक है साहब। द रीजन इज हिज केयरलेसनेस, और कारण क्या है, उसकी लापरवाही। तो किस चीज के कारण की बात हो रही है, किस चीज का कारण बता रहे हैं भाई, उसकी लापरवाही। किस चीज का कारण है उसकी लापरवाही, बताओ मुझे। तो उसके फेल होने का कारण है। तो कुल मिला के बात क्या हो गया कि रीजन किस चीज का, उसके फेल हो जाने का। तो फिर से बात क्या आई कि द रीजन इज हिज केयरलेसनेस डिपेंड करेगा राम हैज फेल्ड द एग्जामिनेशन पर। ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज, ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज। बनाना शुरू करो। द रीजन ऑफ राम्स फेलियर इन द एग्जामिनेशन इज दैट ही इज केयरलेस, के
कारण जो है राम के असफल होने का एग्जामिनेशन में है कि वह लापरवाह है। तो हिज केयरलेसनेस को हमने क्या बना लिया, ही इज केयरलेस। सीधा क्या बना लिया कि वह केयरलेस है। और बाकी पूरा का पूरा जो वाक्य है ये इज जो है, ये इज यहां पर एज इट इज आ ही गया, ठीक है। द रीजन ये वाला उठा करके, रीजन क्या था, द रीजन ऑफ राम्स फेलियर, के कारण जो कि राम की असफलता का था। भाई दोनों मिलकर के यही तो बता रहे हैं, राम जो है परीक्षा में फेल हो गया, उसका कारण था उसकी लापरवाही। तो अब यहां पर क्या बता दिया, राम के परीक्षा में फेल होने का कारण यह है कि, यहां तक एक वाक्य है पूरा, वह लापरवाह है। क्या है उसके फेल होने का कारण, कि वह लापरवाह है, इसलिए वो फेल हो गया। तो इस तरीके से हम इस वाक्य को बना सकते हैं। गांधी जी वॉज शॉट डेड, द न्यूज स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री लाइक अ वाइल्ड फायर। तो गांधी जी जो है शॉट डेड, यानी गोली मार करके उनकी हत्या कर दी गई या गोली लगने से उनकी मृत्यु हो गई। द न्यूज स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री लाइक अ वाइल्ड फायर। तो ये पूरा का पूरा समाचार जो है पूरे के पूरे देश के अंदर एक जंगल की आग की तरह फैल गया। तो सीधी सी बात है, कौन सी न्यूज है जो जंगल में आग की तरह फैल गई, पूरे देश में जंगल की आग की तरह फैल गई, हमें नहीं पता। तो इस वजह से ये क्या हो गया, हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज बनेगा जाकर के। ये कौन बनेगा, हमारा प्रिंसिपल क्लॉज बनेगा जाकर के। गांधी जी वॉज डेड शॉट हमारा यहाँ पर सेंटेंस है। अब देखो दोनों को कैसे बनाया मिलाया गया। जैसे यहां पर हमने क्या किया था, द रीजन को सबसे आगे उठा लिया था, और द रीजन ऑफ राम्स फेलियर, तो द न्यूज, देखो ये वाला जो पार्ट है ये भी आगे आ गया। द न्यूज, ये रहा द न्यूज, दैट की गांधी जी वॉज शॉट डेड, गांधी जी की गोली लगने से मृत्यु हो गई, कॉमा स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री लाइक अ वाइल्ड फायर, पूरे के पूरे देश में एक जंगल की आग की तरह फैल गई। तो अब यहां पर क्या है, समाचार जो है पूरे के पूरे देश में जंगल की आग की तरह फैल गया। कौन सा समाचार, समाचार की गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, या गोली लगने से गांधी जी की हत्या हो गई है या मृत्यु हो गई है, इसको बताने के लिए देखो क्या करा इसने। सबसे पहले यहां पे देखो, इसको समझो, द रीजन ऑफ राम्स फेलियर इन द एग्जामिनेशन इज दैट ही इज केयरलेस। द रीजन इज दैट ही इज केयरलेस, के कारण यह है कि वह लापरवाह है। किस चीज का कारण, राम की परीक्षा में असफलता का कारण। बिल्कुल सेम ऐसे हिंदी इसकी बनाओ, द न्यूज, समाचार जो है, स्प्रेड यहां से शुरू करो, ऑल ओवर द कंट्री लाइक वाइल्ड फायर, यहां तक समाचार जो है फैल गया पूरे के पूरे देश में एक जंगल की आग की तरह। अरे भैया कौन सा समाचार, दैट गांधी जी वॉज शॉट डेड, कि गांधी जी की गोली लगने से मृत्यु हो गई है। ये बात जैसे जंगल में आग फैलती है वैसे ही सब लोगों तक फैल गई, या पूरे के पूरे देश में ये बात फैल गई। ठीक है गाइस, इस तरीके से अगर हम सेंटेंस को लिखेंगे तो हमारा सेंटेंस सही होगा। तो कुल मिलाकर के 5 तरीके हैं जिससे सामान्यतया हम लोग आसानी से सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर के क्या बना सकते हैं, यहां पर हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की हम बात कर रहे हैं। थोड़ा सा नेचर अलग है, थोड़ी सी प्रकृति अलग है, थोड़ा सा अर्थ प्रधान है, नियम प्रधान उतना ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा अर्थ प्रधान है, कि अर्थ को महत्व देते हुए हम लोग यहां पर अपने वाक्य का निर्माण करेंगे तो हमारे वाक्य का निर्माण सही तरीके से होगा। कंजक्शन का इस्तेमाल यहां पर हम देख रहे हैं, दैट कंजक्शन का इस्तेमाल ज्यादातर किया जा रहा है। 4 नियम में दैट का ही प्रयोग किया गया। एक जगह हमने व्हाट आई सेड टू यू, तो ये बहुत स्वाभाविक सी बात है। दैट आई सेड टू यू नहीं कहा जाता, मैंने तुमसे क्या कहा था, ऐसा ही बोलते ना हिंदी में, मैंने तुमसे क्या कहा था, तो मैंने तुमसे जो कहा था। तो जो कहूं या क्या कहूं, इंग्लिश में दोनों के लिए व्हाट आ जाएगा। व्हाट का मतलब क्या भी होता है और व्हाट का मतलब जो भी होता है। इस तरीके से अगर हम समझेंगे ना तो हमें ये टॉपिक बहुत इजीली समझ में आएगा। एक बार और आपको लगे तो इसे देखिएगा, और बाकी अभी के लिए आगे देखते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है कि नाउन क्लॉज किस तरीके से काम कर रहा है उसके बारे में बताया जा रहा है। तो देखिएगा इस नाउन क्लॉज किस तरीके से काम करेगा। नाउन क्लॉज वाक्य में संज्ञा का कार्य करता है, यानी कि नाउन क्लॉज जो है वो किसकी तरह एक्ट करने लग जाते हैं, एक नाउन की तरह एक्ट करने लग जाते हैं।
किसी भी वाक्य में किसकी तरह एक्ट करेंगे, एक नाउन की तरह कार्य करना या एक्ट करना शुरू कर देते हैं। हु, विच, वेयर, वाई, व्हाट, व्हेन और सबसे आप लोगों का फेवरेट और इंपॉर्टेंट दैट इत्यादि के द्वारा, यानी इन सब के द्वारा जब नाउन क्लॉज बनाया जाता है तो इनका अर्थ हिंदी में ऐसा शब्द होता है जो कैसे आरंभ होता है, जैसे कि, कौन, क्या, कि कहां, कि क्यों, कि कब, कभी कभी, या जो कुछ का कभी भी, जो कुछ का भी अर्थ हो सकता है। तो ये सारे के सारे अर्थ हमें किन शब्द से मिलते हैं, इन सारे शब्दों से मिलते हैं। और ये WH वर्ड जो है यहां पर हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की तरह कार्य नहीं करते हैं, बल्कि नाउन क्लॉज की तरह कार्य करना शुरू कर देते हैं और दो वाक्यों के मध्य जब आते हैं तब उस नाउन को ही दर्शाने का काम करते हैं। कैसे करते हैं एक बार देख लीजिए, जैसे कि राम, लास्ट वाले दो सेंटेंस याद आ जाएंगे इस एग्जांपल पे। राम गोज टू मार्केट, राम जो है वह बाजार जाता है। राम हु इज माई ब्रदर गोज टू मार्केट। तो अब यहां पर हु शब्द जो है वो किसको दर्शा रहा है, राम को दर्शा रहा है। राम जो कि मेरा भाई है बाजार जाता है। मूल वाक्य क्या है, राम बाजार जाता है। न्यूज फैल गई पूरे देश में जंगल की आग की तरह। अरे भाई कौन सी न्यूज, दैट गांधी जी वॉज शॉट डेड, कि गांधी जी की गोली लगने से मृत्यु हो गई। देखना हिंदी बनाने का और सेम देखना यहां पे, राम बाजार जाता है, राम जो कि मेरा भाई है बाजार जाता है। तो भैया जब जैसे मैंने बोला राम बाजार जाता है, सामने से क्वेश्चन आया सर कौन राम, जो कि मेरा भाई है। तो जिस तरीके से ये वाक्य बना हुआ है ना, बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग नाउन क्लॉज का इस्तेमाल करते हुए यहां पर वाक्यों का निर्माण करते हैं। ठीक है गाइस, तो आई होप ये जो टॉपिक है आज हमारा फर्स्ट टॉपिक ही है, नाउन क्लॉज से रिलेटेड टॉपिक है, तो ये आपको थोड़ा ठीक से समझ में आ रहा होगा। हालांकि थोड़ा सा इसका नेचर या थोड़ा सा इसका व्यवहार अलग किस्म का है। चलिए गाइस इसे आगे देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो एक होमवर्क और दे रहा हूँ गाइस, ऑलरेडी आप लोगों को आज होमवर्क थोड़ा सा कम मिला है, तो एक होमवर्क ले लीजिए कि नाउन क्लॉज के मुझे 3 एग्जाम्पल्स चाहिए आपसे। ठीक है, वो 3 एग्जाम्पल्स जो कि हमारे इस वीडियो में नहीं आए हों। यानी कि मैं चाहता हूं कि अगली बार जब मैं आऊं तो नाउन क्लॉज से रिलेटेड एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। सीधे क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा, सीधे एग्जाम्पल्स लेकर के आऊंगा, तो उस पर फिर सीधे एग्जाम्पल पे ही बात होगी। तो अगर आप थोड़ा सा प्रीवियसली पढ़ के आएंगे तो आपको और बेटर तरीके से ये चीज समझ में आएगी। थैंक यू वेरी मच गाइज, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट लेक्चर। टिल दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, आई विल सी यू सून।